आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। आई नो शेड्यूल में अपना फिजिक्स था, बट अपनों ने आज सुबह केमिस्ट्री पढ़ा, तो अभी इधर भी केमिस्ट्री रखेंगे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में। कल अपन फिजिक्स का ही और न्यूमेरिकल भी करेंगे और शाम के टाइम उसकी थ्योरी भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर अपनों को देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। सॉल्यूशन के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स एंड न्यूमेरिकल्स, सेकंड पार्ट इज सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, थर्ड पार्ट इज योर वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है, किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ये सारी चीजें अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, इस कंटेनर में तुमने सपोज कर लो एक लिक्विड ले रखा है। दैट लिक्विड में भी वाटर, वाटर ही ले रखा है सपोज कर लो। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल। ये एक बॉल मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल है। एक ऑक्सीजन का एटम है जिसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम। इस मॉलिक्यूल को मैं इस डॉट से, इस बॉल से बता रहा हूँ, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जो बाउंड्री बाउंड्री पे है, पेरीफेरी पे है, किनारे किनारे पे है, उसे बोला जाता है क्या, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो अंदर की तरफ है उसे क्या बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे, मैं सारे नहीं बनाना। अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल है दैट इज योर बल्क में, जैसे तुमने सरफेस केमिस्ट्री में भी देखा होगा, सरफेस मॉलिक्यूल्स, और अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो बल्क मॉलिक्यूल्स है। अब होता क्या है, सपोज कर लो ये बीकर अभी रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो सराउंडिंग टेम्परेचर भी है, आसपास का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कंटेनर रखा हुआ है ना। इसके ऊपर जो जितनी भी एयर थी मैंने इसको इवैक्यूएट करके हटा दिया। ठीक है, पहले तो मैंने इसको एक लिड से इसको ढक दिया, कवर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कवरिंग दिस बीकर विद अ लिड, ढक्कन से मैंने इसको ढक दिया, लिड से। और ये ट्रांसपेरेंट, मान लो कांच का ढक्कन है, अंदर मेरे को दिख रहा है क्या चल रहा है, और ये बीकर भी ग्लास का है, अंदर क्या चल रहा है वो दिख रहा है। यहाँ पे मैंने वैक्यूम पंप कनेक्ट करा, जिससे सारी एयर जो यहाँ पे थी उस सबको मैंने बाहर तक करके यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया। मतलब इस स्पेस में अब कुछ नहीं है, इस स्पेस में अब कुछ नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है। उस जगह को क्या बोला जाता है, जहाँ पे कोई भी मैटर नहीं होता है, उस जगह को क्या बोलते हो तुम, वैक्यूम। तो यहाँ पर वैक्यूम है, राइट। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे इस बीकर में पानी रखा हुआ है।
अब एक फिनोमिना तुम लोग जानते हो जो हर टेम्परेचर पे होता है, दैट इज योर इवापोरेशन। कौन सा फिनोमिना होता है? फिनोमिना ऑफ इवापोरेशन। तो सारे मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे होते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। 30 डिग्री पे भी जाएंगे, 40 पे भी जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इवापोरेशन का रेट क्या होता जाता है? फास्टर होता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है कम इवापोरेट होते हैं। वैसे ही सरफेस एरिया का भी तुम लोगों को मालूम है, एक गिलास में अगर पानी रखा है मैंने और एक थाली में अगर मैंने पानी रखा है, किस में ज्यादा जल्दी इवापोरेट हो जाता है? सरफेस एरिया थाली का ज्यादा जल्दी इवापोरेट हो जाता है किस में? बड़े चौड़े जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके वाले यूटेंसिल में से। ठीक है, तो ये इवोपोरेशन का फिनोमेना होता है, क्योंकि लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाना है, दैट इज कॉल्ड एज योर इवोपोरेशन। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे अब तुमने ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर बैठ के, तो 0 से 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में तुमने देखा यहाँ से वाटर के 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंच गए। कितने मॉलिक्यूल बच्चों? 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे 0 सेकेंड तुमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, जैसे इस वैक्यूम पंप ने इसके अंदर टोटल वैक्यूम क्रिएट करा, ध्यान से समझना, जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करा, इवापोरेशन तो चल ही रहा था पर एयर सारी हटा दी, उसके बाद ये लिक्विड इवापोरेट होना चालू हुआ सपोज करो। तो 0 से 1 सेकेंड के बीच तुमने देखा, 1 सेकेंड बाद तुमने देखा इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इसका मतलब क्या है? 0 से 0.1 सेकेंड हुआ होगा तब कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे होंगे, 0.2 सेकेंड हुआ होगा तो और मॉलिक्यूल जा रहे होंगे। टोटल 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल आ गए बच्चों? 100 मॉलिक्यूल पानी के इसके है, ये पानी के सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गया। अब जैसे जैसे क्या होएगा, जैसे वेपर फेज में या ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे वो आपस में क्या करेंगे बच्चों? टकराएंगे। ये जो पानी के मॉलिक्यूल जो ऊपर आए उसको ब्लू कलर से बना देना। जैसे जैसे 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल आए, तो ये 100 मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इस वजह से ये वेपर फेज में आए। कौन से मॉलिक्यूल इवोपोरेट होते हैं? जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो वाले मॉलिक्यूल जो हो जाते हैं इवोपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इवोपोरेट होके ये ऊपर आ गए, 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल पहुंच गए, पर जैसे ये 100 मॉलिक्यूल पहुंचेंगे तो ये आपस में जैसे जैसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो ये ढक्कन से टकरा जाएंगे, कोई है ना वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा जाएगा और टकरा के अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, आपस में ही टकरा जाएंगे, ढक्कन से टकराने की जरूरत नहीं है, टकराएंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे और रिबाउंड होके नीचे गिरने लग जाएंगे। जैसे तुम कैरम में गेम खेलते हो, जैसे कैरम खेलते हो तो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर को तुमने हिट करा, किसी कॉइन से टकराया नहीं, वो सामने वाली वॉल के मार्जिन से टकराया, वो वापस आ गया। तो ऐसे ही जो तुमने एनर्जी अपने हाथ से उसको स्ट्राइकर को दी थी, वो टकराने से, कोलिजन से वो लॉस कर देता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, स्पीड पे धीरे धीरे कम होकर वो वापस से आ जाता है। वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं वेपर फेज में ज्यादा एनर्जी वाले, वो किसी से भी टकरा सकते हैं, ढक्कन से टकरा रहे हैं, आसपास टकरा रहे हैं, या आपस में टकरा के अपनी एनर्जी को लूज करके वापस से अंदर गिरने लग जाएंगे। तो दो फिनोमिना होते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर। क्या फिनोमिना हो रहा है? पहला फिनोमिना तो क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट होते हैं। एट द सेम टाइम, उसी सेम वक्त में 0 से 1 सेकेंड में एक फिनोमिना कौन सा हो रहा है बच्चों? इवापोरेशन, है ना। और उसी सेम टाइम में क्यों कौन सा फिनोमिना चालू हो जाता है वापस से? वेपर के मॉलिक्यूल वापस से टकरा के नीचे लिक्विड फेज में चले जाते हैं, इस फिनोमिना को बोला जाता है क्या? कंडेंसेशन। पर दोनों की दर अलग अलग होती है, मतलब 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचे, इवापोरेट हुए, तो यहाँ पे मान लो हो सकता है 10 ही मॉलिक्यूल टकराए होंगे और नीचे की तरफ नीचे चले गए, तो 10 मॉलिक्यूल कंडेंस हुए और 100 मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचे। तो इफेक्टिवली फर्स्ट सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल पहुंचे? 0 से 1 सेकेंड में मैंने बोला कि इधर मैं एक टेबल बना देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ इवापोरेशन और कंडेंसेशन। तो 1 सेकेंड बाद, और यहाँ पे लिखता हूँ नेट पार्टिकल्स, नेट मॉलिक्यूल्स कितने पहुंचे। तो इवोपोरेट होके 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल पहुंचे ऊपर? 100 मॉलिक्यूल। और उसी सेम टाइम में 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल में 10 मॉलिक्यूल कंडेंस होके वापस नीचे गिर गए, तो नेट मॉलिक्यूल जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो कितने हो गए बच्चों? 90 हो गए। अब क्या होएगा, ये तुम देख रहे हो, टाइम का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, टाइम इंटरवल अगले अगले सेकंड में 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में के इंटरवल में, अब तुमने देखा अब इवोपोरेशन की प्रोसेस क्या है? स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो होने लग जाएगी? क्योंकि पहले से ही बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए।
अब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगेंगे तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल उनको आने से रोकेंगे, यहाँ पे क्राउडिंग पहले से ही ज्यादा होगी। अब ये व्हाइट वाला मॉलिक्यूल अगले सेकंड की बात कर रहा हूँ, जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहले से जो यहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद है वो उसको टकरा के नीचे भगा देंगे, रहने दो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये गांव वाले हैं, ये जो मॉलिक्यूल सरफेस में है, जो छोटे बच्चे मतलब जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं में अपने छोटे छोटे जगहों पर रहते हैं, और ये बाहर मतलब ये जो मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में आ गए हैं वो हवा में आके उड़ने लग गए, फ्री हो गए, मतलब उनके पास फ्रीडम है, मूवमेंट ज्यादा है, वो इधर उधर कहीं भी मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो खुद बाहर चले जाते हैं वो दूसरे को क्या बोलते हैं, नहीं मत आओ यहाँ पे ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो खुद तो हवा में उड़ रहे हैं, दूसरों को हवा में उड़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। कि टाउन में ही रहो, अपने मम्मी पापा के पास ही रहो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऊपर आके हवा में उड़ के क्या करोगे। तो ये मॉलिक्यूल को आने से रोकते हैं। क्यों, अब यहाँ पे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होने लग जाएगा बच्चों, पहले 100 मॉलिक्यूल एक सेकंड में इवापोरेट हो रहे थे, अब अगले सेकंड में देखा जाएगा तो इवापोरेशन की दर जैसे धीरे धीरे कम होने लग गई। सपोज कर लो अब एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में 1 से 2 सेकंड के बीच में 80 मॉलिक्यूल ही इवापोरेट हो रहे थे, ठीक है। और कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो 90 मॉलिक्यूल तो पहले से ही मौजूद थे एक सेकंड खत्म होने के बाद, और एक से दूसरे सेकंड में 80 मॉलिक्यूल और आ गए, तो और भीड़ बढ़ जाएगी, तो और कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा के अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और वापस से नीचे गिर जाएंगे। तो कंडेंसेशन का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, और इवेपोरेशन का घटता जाएगा। तो कंडेंसेशन मान लो पहले 10 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे थे, अब 30 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं एक सेकेंड में। तो अब बताओ नेट कितने मॉलिक्यूल पहुंचे वाटर के सरफेस के ऊपर, बोलो। 90 थे, 80 और आए 170, 90 तो पहले से ही थे, 80 आए अगले सेकंड में तो 170, और 30 मॉलिक्यूल बाहर चले गए, वापस से नीचे आ गए। तो अब कितने मॉलिक्यूल हो गए वाटर लिक्विड के सरफेस के ऊपर, 140। फिर अगला सेकंड और तुमने वॉच करा कि चलो और देखते हैं 2 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल के बीच में क्या हो रहा है। फिर से देखो इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं वेपर फेज में, तो अब क्या होएगा, ये मॉलिक्यूल जो जाना चाहेंगे और उसको रेजिस्टेंस देंगे और आने नहीं देंगे, ये जो लिक्विड से वेपर फेज में आ रहे हैं, तो इवेपोरेशन का रेट और ज्यादा फॉल हो जाएगा इस बार। सपोज कर लो अगले सेकंड में 50 मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट हो पाए, 50 मॉलिक्यूल और इवेपोरेट हो पाए, और कुछ का रेट बढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल पहले से ही इकट्ठे हैं, और 50 नए मॉलिक्यूल और आए तो और ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उसकी वजह से और मॉलिक्यूल नीचे टकरा के गिरने लग जाएंगे। तो कंडेंसेशन का रेट तीसरे सेकंड में और ज्यादा बढ़ के मान लो 50 ही हो गया। मतलब दूसरे से सेकंड से थर्ड सेकंड के बीच में जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए उतने ज्यादा ही मॉलिक्यूल कंडेंस होके वापस नीचे गिर गए। तो आप देखो 140 मॉलिक्यूल थे, 50 मॉलिक्यूल ऐड हुए तो कितने हो जाना थे, 190। और उसी सेम टाइम में दूसरा फिनोमिना भी चल रहा है कंडेंसेशन, जिससे 50 मॉलिक्यूल कम हो गए, लिक्विड फेज में चले गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर अभी भी कितने हैं, 140। अब इसके बाद क्या है, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इवेपोरेशन का रेट 50 मॉलिक्यूल पर सेकंड है, तो कंडेंसेशन का भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज अभी कितने, 140। अब ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है 50 मॉलिक्यूल एक सेकंड में आ रहे हैं, तो 50 मॉलिक्यूल एक सेकंड में नीचे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज नाउ विल बिकम कांस्टेंट। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये जो प्रेशर लगाएंगे वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। एंड दैट प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एवरीवेयर। पर हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो लिक्विड के सरफेस पे होता है, सभी दूर लग रहा है प्रेशर तो, पर ये जो मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में पहुंच गए हैं किस दौरान, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो गया है, उस टाइम पे जो ये प्रेशर लगा रहे हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। समझ में आ रही है क्या बात सबको? यस यस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बोर्ड में आया तो डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो नाम ही पूरा डेफिनेशन आपको कन्वे कर देगा, वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले ये तो इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। किसकी वेपर्स, तो आपकी पूरी डेफिनेशन में इलाबोरेट करके लिखवाता हूँ। देखो, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड, कौन लगा रहा है, नाम में ही है, वेपर्स लगा रही है। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। किसकी वेपर्स, ये वेपर्स किसने बनाई, जो नीचे बर्तन में लिक्विड था उसने। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड। अब ये जो वेपर्स ऑफ लिक्विड है कहाँ पे प्रेशर लगा रही है, सभी दूर लगा रही है, पर हमारा कंसर्न क्या है, ये जो मॉलिक्यूल वेपर फेज में पहुंचे वो नीचे वाले मॉलिक्यूल को जो लिक्विड फेज में उसको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं।
तो वो हमारा कंसर्न होता है। इस वजह से अपन यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे बात कर लेते हैं। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कब? हर टाइम पे प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर टाइम पे तो मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ रहा था तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। पर किस टाइम पे उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहने लगोगे? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों रेट का बराबर हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दोनों रेट का बराबर हो जाना। यहाँ पे कौन सा रेट बराबर हो रहा है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन, आगे ऐसे लिख सकते हो, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पे जो प्रेशर लगाती है वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आ रही है क्या बात सबको? So it is the pressure exerted by vapors of liquid on the surface of liquid at the time of equilibrium is called as equilibrium। से क्या मतलब तुम्हारा? When rate of evaporation is equal to rate of condensation, then that pressure is called as vapor pressure। उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। एंड अगला पॉइंट, इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है तो उसका एक वेपर प्रेशर है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का 23.8 mmHg प्रेशर होता है अगर वेपर का, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर मैंने 30 डिग्री सेल्सियस करा तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस करा अगर वो प्योर वाटर है तो वो 760 mm ऑफ Hg उसका वेपर प्रेशर हो जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और फिर लिक्विड बॉइल करने लग जाता है, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने बोला तो उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ मैं 23.8 mmHg होता है। समझ में आ रही है बात क्या? मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम। तो इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट समझ में है? समझा भी देता हूँ। इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों बढ़ जाता है वेपर प्रेशर बच्चों? क्यों बढ़ जाता है? तो वही वाला बीकर है अपने पास वापस से। क्यों बढ़ जाता है इसका रीजन आपको खुद को मालूम है। क्या होगा? आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। अब देखो V को उधर भेज दो तो NRT/V, ठीक है। जितना स्पेस में ये वेपर आने वाली है वो तो कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? बोलो बोलो। इतना स्पेस में जितने में ये वेपर है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। टेम्परेचर आपने बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट, टेम्परेचर 25 कर दिया तो वो भी कांस्टेंट। R इज कांस्टेंट। तो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी कोलिजन्स होंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी मोमेंटम इम्पार्ट होएगा एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब मैंने इसका टेम्परेचर पहले 25 कर रखा था, अब एक काम करो थर्मोस्टेट में रख रखा है। एक डिवाइस होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखता है ना, उसे थर्मोस्टेट बोला जाता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या इसको इस बीकर को रख रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या चीज होगी बच्चों? यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पे पहले 25 डिग्री पे मैंने कितने मॉलिक्यूल को ऊपर पहुंचाया था? 140 मॉलिक्यूल को। तो अब 130 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा होगा? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंच गए होंगे। सपोज कर लो यहाँ पे अब 250 मॉलिक्यूल पहुंच गए, है ना। और अब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब इवेपोरेशन से भी 50 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और कंडेंसेशन से 50 नीचे आ जा रहे हैं। तो अब 250 जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स हो गए। 50 आ रहे हैं तो 50 जा भी रहे हैं, तो नंबर 250 फिक्स हो गया। इस टाइम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएंगे वो ज्यादा ही होने वाला है। क्यों? 25 डिग्री सेल्सियस पे 140 मॉलिक्यूल थे वो प्रेशर लगा रहे थे तो उसकी वैल्यू 23.8 आ रही थी। अब अगर 30 डिग्री पे ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंच गए हैं वेपर में तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू भी यहाँ पे ज्यादा होगी। समझ में आ रही है क्या बात? Yes. बोलो। तो Yes, जैसे sir. जैसे टेम्परेचर लगाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिचिंग इन द वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं उसका नंबर ज्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और टेम्परेचर कम कर दोगे, ठंडा करना स्टार्ट कर दोगे तो इवेपोरेशन की रेट कम होने की, दर कम होने की वजह से कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे तो कम टकराएंगे तो कम प्रेशर लगेगा। समझ में आ रही है बात क्या? तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। Yes, sir.
पहला Yes, फैक्टर sir. वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वेपर प्रेशर तो एक प्रेशर ही एक तरह का, इसकी यूनिट भी वही होगी जो तुम यूनिट पढ़ते हो प्रेशर की, ऐसा यूनिट हो जाएगी पास्कल, और जो अदर यूनिट्स हैं वो हो जाएंगे मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम, एटमॉस्फेयर, है ना, बार, जो जो यूनिट होती है प्रेशर की वो सारी यूनिट इसकी भी होंगी। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड। वेपर्स किसकी हैं? उस लिक्विड की जो नीचे रखा हुआ है बर्तन में। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमारा कंसर्न सॉल्यूशन में सरफेस ऑफ लिक्विड से, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे अपन, तो बॉइलिंग होने से रोकेगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर अगर ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में पहुंच जाएंगे तो प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट को वो एलिवेट कर देगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे so it is the pressure exerted by vapors of liquid on the surface of liquid at the time of equilibrium. That is, when rate of evaporation is equal to rate of condensation, then that pressure is called as vapor pressure. Definition clear है सबको? अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे अपन वेपर प्रेशर को, कौन कौन सी चीजों से वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, तो वो सारी चीजें देखने वाले हैं अपन। चलो बच्चों, हम मेरे को आप पहले तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो कौन बता पाएगा? सेम बीकर है, दोनों सेम साइज के, थोड़ा अलग अलग साइज के बन गए हैं, दिख रहे हो ऐसा हो तो इसमें कम पानी है, इसमें ज्यादा पानी है, ठीक है। किसका वेपर प्रेशर, टेम्परेचर दोनों के सेम है, दोनों बीकर 25 डिग्री सेल्सियस में, किसका वेपर प्रेशर कम होएगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा? 25 डिग्री सेल्सियस है, दोनों बीकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हैं, दोनों में लिक्विड वाटर ही है। इसमें कम मान लो 25 ml भरा हुआ है, तो इसमें 100 ml भरा हुआ है ना। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जिसकी वॉल्यूम कम होगी। रे वाले का। है ना, दो भी ए बोल ए देता हूँ, वाली। उसको भी बोल देता हूँ। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा, किसका कम होएगा? ए। ए वाले का। ए का कम होएगा, बी का ज्यादा होएगा, ऐसा? नहीं सर, ए का ज्यादा होगा। ए का ए का ज्यादा ज्यादा, होएगा, बी बी का का कम। कम। बाकी लोग बोलो, दूसरे बच्चे। दोनों का इक्वल। दोनों का इक्वल होएगा। क्यों इक्वल होएगा दोनों का? दोनों का इक्वल होएगा, इट इज द करेक्ट आंसर। बट क्यों इक्वल होएगा? वाटर तो सेम टेम्परेचर पे इक्वल इवापोरेट होगा। सेम टेम्परेचर पे इक्वली इवापोरेट होएगा, तो फिर प्रेशर तो इक्वली इवापोरेट होएगा, तो फिर प्रेशर कैसे सेम होने वाला है, ये बताओ मेरे को तो। वॉल्यूम ऑफ गैस जो सरफेस पे है वो सेम रहेगी दोनों के। गैस, वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है ना। जी। गैस अपन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो होता है उसे गैस बोला जाता है। अभी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तो आया ही नहीं है, तो वो जो गैसेस स्टेट में जाएंगे भले ही, पर उसे गैस नहीं बोला जाएगा, उसे वेपर बोला जाएगा, ठीक है। बोलो। क्या दोनों का सरफेस एरिया सेम है क्या, पानी जिसमें रखा हुआ है? बोलो। यस। यस। हाँ, तो दोनों का सरफेस एरिया तो सेम है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन तो दोनों का ही सेम होगा, ठीक है ना। जैसे दोनों ही थाली रख दो, एक में कम पानी है, एक में कम पानी है, एक में ज्यादा पानी है, तो वो ऐसा जरूर है कि आपको लगेगा कि इसमें तो खत्म हो गया पानी, इसमें थोड़ी देर बाद लेवल नीचे आ गया, पर रेट ऑफ इवापोरेशन तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, सरफेस पे मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे, बाकी सारी चीजें भी सेम होंगी। तो फिर क्यों वेपर प्रेशर सेम आ रहा है, मेरे को ये बता दो बस आप लोग। सर टेम्परेचर सेम इस वजह से। ठीक है, टेम्परेचर सेम है। सरफेस एरिया किस केस में ज्यादा है? सरफेस एरिया मतलब समझते हो ना, सरफेस एरिया किस केस में ज्यादा है? ए वाले बीकर में या सर बी वाले? बोलो।
सर इक्वली दिखता है। न्यू इक्वल है, कुछ भी इक्वली है। वेपर कितनी जगह में एकोमोडेटेड है ये देखो ना, कहाँ इक्वल है इस, फिर सर ए में ज्यादा। और बी में कम है। सोचो, जितना डाउट, जितना इस पर पॉइंट पर सोचना है, कोई सोच के बताओ, दिमाग लगा, मैं नहीं बता रहा, चलो बोलो। ऐसा अगर अमाउंट पे डिपेंड कर रहा होता ना तो ऐसा बोलते हैं कि 10 ml वाटर अगर है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका वेपर प्रेशर 23.8 mmHg होगा। 100 ml लोगे तो ये एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी थोड़ी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड थोड़ी करती है। प्रेशर है, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है बताओ? इट इज इंट्रिंसिक क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर वर्ड आ रहा है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इस कैसी क्वांटिटी, इंट्रिंसिक क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे वो डिपेंड नहीं करती है। तो वेपर प्रेशर भी तो प्रेशर है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे थोड़ी डिपेंड करेगा। क्या आपने कम पानी लिया है, बिस्लेरी की बोतल में आधी बोतल भरी हुई है या 25% भरी हुई है ना, या 20% भरी हुई है, तो वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर में सारी बोतलें, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कम वाली में कम प्रेशर होगा, ज्यादा वाली में ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंट्रिंसिक क्वांटिटी। तो दोनों के केस में वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। समझ में आ रही है बात क्या? यस यस सर। चलो दूसरा केस समझाओ, दूसरा केस पूछो। अब शेप ऑफ द कंटेनर में चेंज करने वाला हूँ, शेप ऑफ द कंटेनर चेंज कर रहे हैं। एक कोनिकल फ्लास्क है और एक जो आपका नॉर्मल बीकर होता है वो है, ठीक है। नॉर्मल बीकर होता है वो है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा 100 ml पानी भरा हुआ है, या 50 ml कर लो, 50 ml पानी भरा हुआ है। इसमें भी तुम्हारा 50 ml पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें भी 50 ml पानी भरा हुआ है, राइट। किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता है। लिक्विड दोनों में वाटर है, ये भी बता दो। ऐसा नहीं एक में पेट्रोल है एक में वाटर, दोनों में वाटर है। ये इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, क्वांटिटी भी सेम है दोनों की। चलो 50 ml पानी इधर भी, 50 ml पानी भी इधर भी, पर शेप ऑफ द कंटेनर चेंज हो गया, जिसकी वजह से सरफेस एरिया चेंज हो। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो किस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पहले इसको पिछले पढ़ रखा है ना, इसलिए इक्वल ही बोल रही। पहले तो इसको बोलती थी कि ना ये कैसे इक्वल कैसे होगा, है ना। अभी तो बोल देख रखा पुराना, तो बताओ ना तुम लोग, बोलो, दो नए बच्चे बोलो, बताओ। सर कॉनिकल वाले में कम होगा, उसमें मतलब पार्टिकल्स कम होंगे तो प्रेशर भी कम लगेगा ना ऊपर से। यही तुम्हारी बहन बोलती थी पिछले साल कि पार्टिकल कम है तो कम ही प्रेशर लगेगा ना। इसमें पार्टिकल ज्यादा जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा पार्टिकल जाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा ना। तो बी वाले में आपके जो नॉर्मल बीकर है उसमें ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा और कोनिकल फ्लास्क में कम लगेगा। ऐसे ही यही सेम टू सेम इसका बोलना होता था। तुम भी यही बोल रही हो, चलो समझो, मैं समझाता हूँ इसको, है ना। ध्यान से देखना बच्चों। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स से आप जानते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। आ रही है बात समझ, थोड़ा ध्यान दो इधर उधर, है ना, इधर उधर देखना नहीं है, बस सामने स्क्रीन पे नजर रखो। आई एडमिट दैट, मैं मानता हूँ इस बात को, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होएगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे होंगे। आई एडमिट दैट। मान लो 100 मॉलिक्यूल ही पहुंचे, क्योंकि इवोपरेशन का रेट कम है तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ही पहुंचे। मैं इस चीज को मान रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें इवोपरेशन का रेट कम है, इस वजह से कम मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे इवोपरेशन का रेट ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल पहुंचे, जितने भी पहुंचे ना, एक नंबर लेके आपका समझा रहा हूँ, ठीक है। इवोपरेशन का रेट ज्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम के टाइम पे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे, अब चेंज नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम है इक्विलिब्रियम आ गया। जितने मॉलिक्यूल एक सेकंड में ऊपर जाएंगे इवोपरेट होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल उस सेम सेकंड में नीचे भी आ जाएंगे, तो नंबर फिक्स हो जाता है। उसके बाद नंबर चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी नंबर फिक्स हो गया 100,
यहाँ पे भी नंबर ऑफ फिक्स हो गया 200। इतना क्लियर है, समझ में आ रही है बात क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आपको मैं इतना भी आपको समझ में आ रहा है 200 मॉलिक्यूल है तो ये ज्यादा टकराएंगे, इनका प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये भी आप सही बोल रहे होगे कि ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा क्राउडिंग है, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, है ना। वो भी मैं एडमिट कर रहा हूँ कि ये फोर्स ज्यादा लगाने वाला है, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगाने वाला। ये वाला फोर्स कम लगाएंगे, कम मॉलिक्यूल है तो आप यहाँ से बोल सकते हो प्रेशर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है, कम है तो प्रेशर इसका कम लगेगा, है ना। यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप होल्ड ही नहीं करता। क्यों? यहाँ पे जो जितने स्पेस में जितने वॉल्यूम में वेपर भरी हुई है वो वॉल्यूम यहाँ पे सेम है क्या? बोलो, यहाँ की वॉल्यूम अलग है, यहाँ की वॉल्यूम अलग है, तो ये वाला रिलेशनशिप तो आप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स मान रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा लग रहा है फोर्स क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा पहुंच रहे हैं, पर यहाँ पे सरफेस एरिया भी तो ज्यादा है। बताओ, सरफेस एरिया ये वाली जो सिलेंड्रिकल पूरा जो आपका बीकर है उसकी जो दीवार का पूरा जो एरिया है वो सरफेस कर्व सरफेस एरिया वो पूरा है, लिक्विड की सरफेस का पूरा एरिया है, ऊपर ढक्कन का एरिया है। तो अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ गई तो एरिया की वैल्यू भी तो बढ़ गई, और इस तरह से बढ़ी कि ये रेशो कांस्टेंट रह रहा है, ये रेशो कांस्टेंट रह रहा है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, चलो अपन, ये 100 मॉलिक्यूल मिलके 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे मान लो, है ना, 100 मॉलिक्यूल मिलके। और यहाँ का जो एरिया था, कितना एरिया है जिसमें वेपर भरी हुई है बच्चों, जहाँ पे टकरा सकती है, ये वाला एरिया है। तो ये वाला एरिया पूरा कर्व्ड है ना, ये तो यहाँ पे तो 2D में दिख रहा है आपको। ये पूरा जो कोनिकल एक कोन बनेगा वो पूरा कोन का एरिया है यहाँ पे, ये सरफेस का एरिया है ऐसे यहाँ पे, और ये टॉप में जो सिलेंड्रिकल ये जो स्टेम है उसका एरिया, ये सारा एरिया है। तो ये एरिया की वैल्यू मान लो कैसे भी करोगे, अज्यूम कर लो 5 मीटर स्क्वायर है या कुछ भी, 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट है एरिया की उतना एरिया है। तो 5/5 इसकी वैल्यू क्या आ रही है बोलो? 1 आ गई। और सपोज कर लो अब यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स सपोज कर लो यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन है ना। और एरिया यहाँ का एरिया की वैल्यू भी ज्यादा है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी ज्यादा है ना। तो यहाँ का एरिया सपोज कर लो 10 मीटर स्क्वायर है या 10 स्क्वायर यूनिट है, जितने जो भी यूनिट आप एरिया की ले रहे हो, सेंटीमीटर ले रहे हो तो सेंटीमीटर, या मीटर ले रहे हो तो मीटर। तो अभी भी 10/10 का रेशियो क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? तुम बोलोगे अपनी मर्जी से तुमने एरिया क्यों डबल कर लिया, तो एरिया मान लो इसका 15 होता तो यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंचते, एरिया ज्यादा होता तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और ज्यादा होता, ज्यादा और ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंचते और ज्यादा फोर्स लगाते, तो 15/50। मतलब ये दोनों इस तरह से इंक्रीज होंगे, प्रोपोर्शनल इंक्रीज बोलते हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना यही बढ़ेगा, सच दैट द रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ रही है क्या बात आपको? क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना। इस वजह से क्या होता है कि शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि बिस्लेरी की बोतल में वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 है, और फिर अगर तुम इस वाले बर्तन में लोगे तो वाटर का वेपर प्रेशर 27 है। तो फिर अलग अलग बोलना पड़ता है ना फिर, अगर ऐसी क्वांटिटी होती, एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती, शेप साइज अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है, ऐसा थोड़ी होता है कि बर्तन बॉटल में भर लिया तो फिर अलग। अब आया समझ में? यस सर। ऐसे तो फिर पिछले वाले में एरिया सेम था और यहाँ पे मतलब कि पिछले वाले में भी फिर सेकंड वाले में ज्यादा होना चाहिए था। पिछले वाले में इस कॉन्सेप्ट से आप उसको नहीं देखने वाले हो कि यहाँ पे एरिया सेम था, वो भी आऊंगा मैं, उसको एक इक्वेशन से मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। वहाँ पे आप सही कह रही हो, मैंने ये भी बोला ना, वहाँ पे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों का सेम है, फिर वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पे ऐसी चीज क्यों हो रही है कि वहाँ पे प्रेशर सेम हो जा रहा है, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन भी आप मत लो। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब अपन देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट फैक्टर, मेरे पास 3 बीकर है, उसमें 3 लिक्विड भर दिए मैंने। एक में मेरे पास है डाइइथाइल ईथर, एक में मैंने भर दिया, सेम अमाउंट लिया, एक में मैंने भर दिया सपोज कर लो इथेनॉल, C2H5OH,
और एक में मैंने भर दिया पानी H2O। ठीक है, ये अभी सिंपल तरीके से समझ लो, ये नहीं समझ में आए तो ये भी आ जाएगा वैसे समझ में, तुम लोग पढ़ चुके हो ज्यादातर चैप्टर, या ऐसे समझ लो, ये वाला एग्जांपल से समझ लो। दो सेम आइडियल कंटेनर है, वैसे आपको बता दिया शेप ऑफ कंटेनर पे, अगर सेम लिक्विड है तो डिपेंड नहीं करता, अलग अलग लिक्विड है तो फिर कहानी अलग हो जाती है ना। इस वाले कंटेनर में तुमने भर रखा है सपोज कर लो वाटर, और इस वाले कंटेनर में तुमने भर रखा है सपोज कर लो पेट्रोल, सेम अमाउंट। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? दोनों 25 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का अमाउंट भी चलो तुमने सेम कर लिया है ना, वो सारी चीजें तुमने कर ली, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो आप क्या देखते हो कौन ज्यादा इवोपोरेट होता है, किसका रेट ऑफ इवोपोरेशन ज्यादा होता है? पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उड़ जाना है ना, भाप बन जाना है ना, लिक्विड से वेपर फेज में आ जाना, जो जल्दी आसानी से वो ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं कम टेम्परेचर पर, उसको अपन बोलते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल है, जो आसानी से भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जैसे ही खोलते हो पेट्रोल का ढक्कन ज्यादा तो पानी को रख दो आप, तो पानी पूरा इवोपोरेट होएगा ही नहीं, तो उससे धीरे धीरे इवोपोरेट होता है। पेट्रोल फटाफट रख आप खोलोगे तो थोड़ी देर में पूरा साफ हो जाएगा पेट्रोल। तो उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। वोलेटिलिटी क्यों ज्यादा है? वोलेटिलिटी क्यों ज्यादा है? क्या चीज है जो वोलेटिलिटी डिसाइड करती है? तो पानी में 2 मॉलिक्यूल बनाए मैंने, और पेट्रोल में 2 मॉलिक्यूल बनाए मैंने, पेट्रोल में 2 मॉलिक्यूल बनाए है ना, जनरलाइज कर रहे हैं अपन, स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। पेट्रोल के 2 मॉलिक्यूल बनाए, तो पेट्रोल के 2 मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे बोलोगे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इंटर पार्टिकल बोल दो, चलो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस केस में ये स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, ये कम इवोपोरेट होगा, है ना। जैसे ये हवा में उड़ के शहर की तरफ जा रहा होगा, तो इसका पास वाला बोल देंगे, आसपास पड़ोस वाले बोलेंगे मत जा, क्या रखा है वहां जाने में, बड़े शहर में जाके क्या है, वहां हवा में उड़ना फिर वापस से, अब आदतें खराब करने, इससे तो अपने यहीं रहो गाँव में, तो वो ज्यादा सही है। तो ये जो अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ, घर वालों ने गांव वालों ने ज्यादा रोक के, मतलब छोटे शहर वाले अपने घास पास के लोगों ने रोक लिया, तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हुआ तो वो कम वेपर फेज में जाएगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हुआ तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा, सेम टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में पहुंच जाएंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में पहुंच जाएंगे सेम टेम्परेचर पे। अब वॉल्यूम तो सेम है, कंटेनर तुमने सेम रख दिया, सारी चीजें सेम है, तो यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंचने की वजह से ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, और ज्यादा यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं क्या कह सकता हूँ, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि लिक्विड आपने कौन सा ले रखा है। तो मोर वोलेटाइल लिक्विड, तो वेपर प्रेशर के लिए मैं एक सब्जेक्टिव रिलेशनशिप क्या लिख सकता हूँ कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। जो आसानी से हवा में वेपर फेज में उड़ जाता है, वो उसका वेपर ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंचेंगे और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, वोलेटिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वोलेटिलिटी इन टर्न किससे डिसाइड होती है बच्चों? जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो कम वोलेटाइल होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे पानी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये अगर स्ट्रांग है तो वोलेटिलिटी कम होगी, वोलेटिलिटी कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये वाला रिलेशनशिप सबको समझ में आ रहा है क्या? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, एंड वोलेटिलिटी इन टर्न्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। या यूं डायरेक्टली रिलेट करना हो तो इन दोनों को भी बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है क्या बात सबको? यस सर। यस ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। या इसी को ऐसा बोला जाए नेचर ऑफ लिक्विड। वोलेटिलिटी मतलब अलग अलग नेचर के अलग अलग वोलेटाइल वोलेटिलिटी होती है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जा रहा है। दूसरा मैं पहले ही समझा चुका हूँ। पहला फैक्टर ये आ गया कि नेचर ऑफ लिक्विड या वोलेटिलिटी। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज कौन सा लिक्विड है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, क्या है ना, हनी है, या क्या है, तो नेचर ऑफ लिक्विड, या इसी को तुमने क्या बोला, वोलेटिलिटी। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। उसका तुमने बता दिया, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया। ज्यादा टेम्परेचर होएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पे अवेलेबल होंगे वेपर फेज में। मोर मॉलिक्यूल्स विल रिच इन द वेपर फेज, और ज्यादा मॉलिक्यूल सेम वॉल्यूम में होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगना ही है। सेम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी।
ठीक है, हायर द टेम्परेचर more will be the molecules in the vapor phase and more will be the vapor pressure, ठीक है। और इससे भी प्रूव कर सकते हो kinetic energy is directly proportional to 3/2, या इस फॉर्मूला देख लो तो 3/2 kT स्क्वायर, या है ना, ये पढ़ते हो ना तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, 3/2 kT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो ये कांस्टेंट हटाओगे, वोल्ट्स में कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का स्क्वायर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो वेपर फेज में ज्यादा जाएंगे, वेपर फेज में ज्यादा जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा पहुंचने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर की क्या रिलेशनशिप आ गई बच्चों, टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लीनियर रिलेशनशिप है, अगर टेम्परेचर डबल हुआ तो वेपर प्रेशर डबल हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में जो रिलेशनशिप ऐसी लिखी जाती है दे आर जस्ट सब्जेक्टिव रिलेशनशिप। सब्जेक्टिव मतलब आपको ये बता रहा है ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको दुगना करा तो ये भी दुगना हो जाएगा, है ना। लीनियर ग्राफ वैसे ऐसी चीज बात नहीं हो रही, बस समझाने के लिए ऐसे जल्दी लिख देते हैं कि वर्ड्स में आपको नहीं लिखना पड़े। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। Yes. तीसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहीं से सारा खेल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टार्ट होता है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, रखे रखी चीजें जो उड़ नहीं जाती हैं। जैसे आपने एक ब्रिक है, ईंट का टुकड़ा रख रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो रखे रखे क्या होता है इसमें से पार्टिकल्स वेपर फेज में जा रहे हैं, नहीं के बराबर एक्चुअल में तो जाते हैं कि मान लो 2 घंटे में 2 मॉलिक्यूल ब्रिक के ऊपर चले गया हो, ऐसा होता है एक्चुअल में। बट आप क्या मान के चलते हो, नेग्लिजिबली इस कुछ पार्टिकल्स कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल वेपर फेज में अपन बोलते हैं वो नेग्लिजिबली जा ही नहीं रहे, है ना के बराबर जा रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूट को क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। के रखे रखे शक्कर आपने 1 किलो लेके आए और सारे जो छोटे छोटे दाने हैं उसमें से सुक्रोज के मॉलिक्यूल जाते जा रहे हैं, और 2 साल बाद तुम घर में आए तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो नेग्लिजिबल रेट से इवोपोरेट होता है, तो उसमें तुम्हारे को पता ही नहीं चलता है। तो अपन क्या मान के चलते हैं, सारे सॉलिड्स ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड। एक का तुम जानते हो जो तुम सॉल्यूशन के एग्जांपल ने भी पढ़ा था, दैट इज योर कैम्फर। वो क्या हो जाता है, वो सब्लाइमेबल सब्सटेंस है, सब्लिमेशन ही मतलब बेसिकली वो वेपर फेज में जाता जाता है रखा रखा सॉलिड, तो वो वोलेटाइल जरूर है। बट बाकी सारे जो सॉलिड को अपन कैसे मान के चलते हैं, सॉलिड या सॉल्यूट, क्योंकि अपन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़े होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होगा, और सारे सॉलिड को अपन ज्यादातर कैसे मान के चलते हैं कि वो वेपर फेज में नहीं जाते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं। तो कंटेनर में पहले तुम्हारा खाली पानी पड़ा हुआ था, 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 डिग्री सेल्सियस में खाली प्योर पानी होता है। प्योर पानी होता है तो कुछ वेपर्स में इसके मॉलिक्यूल पहुंचते हैं, और यहाँ पे मैंने बैरोमीटर लगा रखा है, तो वो रीडिंग कितनी देता है मेरे को, 23.8 mm ऑफ Hg। उसने रीडिंग मेरे को निकाल के दी, रीड करके दी, 25 डिग्री सेल्सियस पे बैरोमीटर ने रीड करके दिया 23.8 mm Hg। विशाखा को नींद आ रही, गिर जाएगी, सो जाओ तुम जाओ, ठीक है, नीचे गिर जाएगी। क्या बच्चे तुम लोग मतलब पढ़ ही नहीं सकते तो क्या मतलब फिर ऐसे। चलो ध्यान से देखो, ये बस 5 मिनट का आखिरी बता रहा हूँ। 23.8 mm Hg इसका प्रेशर है, ठीक है, राइट। अब क्या करा तुमने, सरफेस पे अभी देखो सारे वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है कि कोई और मॉलिक्यूल भी है, खाली वाटर के। बट अब तुमने क्या कर दिया, इस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे तुमने सुक्रोज ही डाल दिया, चीनी डाल दी, चाय बनाने के लिए बर्तन में पानी लिया था, इसको पिलाना चाय बना के, ठीक है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल डाल दिए। अब जैसे ही सुक्रोज के मॉलिक्यूल डाले तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल जो जहां थे उसको डिस्प्लेस करके अब कुछ जगह पे लाल कलर से बना देता हूँ। सुक्रोज के मॉलिक्यूल ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली, ब्लॉक कर दी उस साइड पे जहाँ पे पहले पानी के मॉलिक्यूल होते थे, उसको नीचे डुबा दिया अपने वजन की वजह। तो कुछ जगह पर नॉन वोलेटाइल जो पार्टिकल है सुक्रोज के वो आके बैठ गए, उसकी वजह से इफेक्टिवली क्या हो गया बच्चों, पहले पूरे सरफेस पे, वो बात की बात है, पहले तो ये बताओ, पहले सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि लिक्विड के पूरे सरफेस पे पहले वाटर के मॉलिक्यूल बैठे हुए थे। अब कुछ सुक्रोज के मॉलिक्यूल आने की वजह से क्या हो गया, इफेक्टिवली वाटर का
जो सरफेस एरिया कम हो गया। एक्चुअलिटी में तो नहीं हुआ, बट क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स उस जगह से नीचे बैठ गए, सुक्रोज के मॉलिक्यूल आने की वजह से सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल, सरफेस पे जितने वाटर के मॉलिक्यूल हुआ करते थे वो अब कम हो गए। तो यहाँ से इवोपरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पहले तुमने 140 मॉलिक्यूल पहुंचाए थे ना, तो अब ये शुगर के मॉलिक्यूल के डालने की वजह से हो सकता है अब 110 मॉलिक्यूल ही पहुंचे। 110 मॉलिक्यूल पहुंचेंगे तो क्या होएगा, वॉल्यूम तो सेम ही है, एरिया तो सेम ही है, और कम मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं। तो फिर इस केस में अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और मान लो इसकी रीडिंग में 23.8 की जगह 23.2 हो गया, तो जैसे ही तुम चेक करोगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाला है तुमने, तो इसके वेपर प्रेशर में कमी देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो। समझ में आ रही है बात कैसे? यस सर। तो तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग क्या हुआ, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे तुम तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बोलो? कम हो जाएगा। घट जाएगा। तो क्या हाँ, तो क्या फैक्टर बना तुम्हारा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन वोलेटाइल या एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुम डालोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाल दिया तुमने तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस दिस इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब कल अपन इसके आगे देखते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और जो लॉज वगैरह है उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों? कल इसका टर्न नहीं रहेगा। कल अपन वैसे तो दोनों ही पढ़ने का मैंने बोला है, धीरे धीरे अपना, तुम एक ही क्लास नहीं झेल पा रहे हो, 2 क्लास इस टाइम क्या झेलोगे? तो जैसे ये सोने जैसे गिरने वाली थी, बस जस्ट मैंने बोला ना उस टाइम गिर जाती है। चलो ठीक है, बट रखो, मैं तो सोचा था फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, पर तुम लोगों में इतना दम नहीं है। जो नए नए बच्चे आए ना अभी, थोड़ा चावल पकने में टाइम लगेगा, अभी 2-3 महीने लगेंगे। चलो सो जाओ। ये 2-3 बच्चे, ये एक तो ये सोई है, और इसकी बहन भी सो जाती थी कभी कभी बीच बीच में, 1-2 क्लास में ये भी ये से होके सोने वाली हो जाती। तो ये दोनों ऐसे ही हैं। जैसे इसने पिछले साल बोला था कि वेपर प्रेशर वो शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करेगा ना, वो तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल कम मॉलिक्यूल। अब जाके समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बड़ी वाली बहन को बोल रहा हूँ। बोलो। यस बाकी लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना उस वाले कॉन्सेप्ट में? बोलो बच्चों। नो सर। चलो ठीक है। और बाकी वाला जो कॉन्सेप्ट है अदिति, उसको मैं कल इक्वेशन से बताता हूँ, फिर लॉजिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? यस और कल फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे स्टार्ट करी जाएगी। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, सो जाओ सब। ऐसे ही सो रहे थे तुम, सोने का क्या बोलो, तुम तो बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अब बस अब ज्यादा वो मेहनत तो करना नहीं है सोने के लिए, नींद तो आ ही चुकी है। बस जाके ये सब फेंकना है, हेडफोन वगैरह, बस जाके बिस्तर पे पड़े और बस नींद लग जाएगी। नींद तो लगी हुई है एक्चुअली, है ना? तो वो तो बस, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ।